आज हम देखेंगे इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और किसिंग्स डिजीज के बारे में। इसका एक और नाम है ग्लैंड्यूलर डिजीज भी इसको कहते हैं। तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और किसिंग्स डिजीज जो है वो एपिस्टीन बार वायरस के द्वारा की वजह से होता है। एपिस्टीन बार वायरस जो है वो एक मेंबर है गामा सब फैमिली ऑफ हर्पीज विरिडेई फैमिली का। हर्पीज विरिडेई जो वायरस का एक फैमिली होता है उसके गामा सब फैमिली का मेंबर है। और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसके पास होता है। एनवेलप्ड वायरस है विथ इकोसाहेड्रल सिमेट्री। एपिस्टीन बार वायरस जो होता है उसमें एंटीजन की 3 क्लासेस होती हैं, जिसमें कि एक है लेटेंट फेज एंटीजन। लेटेंट फेज एंटीजन्स जो होता है वो सिंथेसाइज्ड होता है ड्यूरिंग द लेटेंट पीरियड, और इसमें आता है एपिस्टीन बार वायरस न्यूक्लियर एंटीजन, जिसको शॉर्ट में EBNA से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा जो लेटेंट फेज एंटीजन है वो उसका नाम है लेटेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसको शॉर्ट में LMP लिखते हैं। दूसरा क्लास है एंटीजन का अर्ली एंटीजन जिसे कहते हैं। ये नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं और हेल्प करते हैं वायरल रेप्लिकेशन। दूसरा क्लास जो है एंटीजन का वो अर्ली एंटीजन उसको कहते हैं। ये नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होता है जो कि वायरस को रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। तीसरा क्लास जो एंटीजन का है उसे लेट एंटीजन कहते हैं। ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है और ये वायरल कैप्सिड और इन्वेलप बनाने में बनाता है। अदर एसोसिएटेड इन्फेक्शन और डिजीज और एपिस्टीन वायरस जो होता है आल्सो एसोसिएटेड विद सेवरल ह्यूमन ट्यूमर और कैंसर लाइक नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा में भी। नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा जो है उसके लिए भी कॉजेटिव एजेंट होता है ये बर्किट्स लिम्फोमा। इसके अलावा हॉजकिन्स डिजीज़ में आता है कि हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो होता है। इसके अलावा फोर्थ जो ट्यूमर और मैलिग्नेंट कंडीशन है वो है B सेल लिम्फोमा। तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और किसिंग्स डिजीज जो है वो कॉजेटिव एजेंट जो है एपिस्टीन बार वायरस है। यह एक मेंबर है गामा सब फैमिली ऑफ हर्पीज विरिडेई का, जिसमें डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। इन्वेलप्ड वायरस होता है विथ इकोसाहेड्रल सिमेट्री। 3 क्लास ऑफ एंटीजन होते हैं, लेटेंट फेज एंटीजन, अर्ली एंटीजन, लेट एंटीजन। और एपिस्टीन बार वायरस जो होता है आल्सो एसोसिएटेड विथ सेवरल ह्यूमन ट्यूमर लाइक नाइजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, बर्किट लिम्फोमा, हॉजकिन्स लिम्फोमा एंड B सेल लिम्फोमा। अदर कंडीशन एसोसिएटेड विद एपिस्टीन बार वायरस। एपिस्टीन बार वायरस जो होता है वो कुछ और प्रॉब्लम या डिजीज़ कॉज कर सकता है, जिसमें एक आता है लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन्स में सीन होता है, पाया जाता है। एग्जाम्पल है डंकन सिंड्रोम, जो कि X लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ होता है और अफेक्टिंग यंग बॉयज़। दूसरा कंडीशन है ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया। ये वार्ट लाइक ग्रोथ ऑफ एपिथेलियल सेल ऑफ टंग होता है। ये भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल में पाया जाता है, जैसे कि HIV इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट। थर्ड कंडीशन जो है वो
उसको क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम कहते हैं। तो जो अदर कंडीशन एसोसिएटेड विद एपिस्टीन बार वायरस है उसमें बेसिकली ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन्स में ही सीन होते हैं, जिसमें कि लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स जो है वो सीन मतलब लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर जो है वो अफेक्ट मतलब यंग बॉयज़ में इसलिए सीन होता है क्योंकि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है वो मेल्स में और बॉयज़ में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। तो अगर रिसेसिव क्रोमोसोमल डिजीज है तो भी उनमें एक डोमिनेंट की तरह बिहेव करता है। अब हम देखेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और किसिंग्स डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्शन होता है वो ट्रांसमिट होता है बाय ओरोफैरिंजियल कॉन्टैक्ट थ्रू इन्फेक्टेड सलाइवरी सिक्रीशन। इसमें जो सलाइवा में ही सलाइवा के थ्रू और सलाइवरी सिक्रीशन के थ्रू जो होता है वायरस शेड होता है, मतलब वो सलाइवा जो होता है वही उसी के थ्रू वायरस निकलता है शरीर से और इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। दूसरे अदर रूट हो सकते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन और किसी में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो तो उनमें भी अगर इन्फेक्शन के फैलने के चांस हैं, लेकिन ये जो सलाइवरी सिक्रीशन के थ्रू है ये ज़्यादा कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। इसीलिए इसको किसिंग्स डिजीज़ कहते हैं, क्योंकि ये ड्यूरिंग किस और इंटीमेसी जो वायरल का फैलने का चांस होता है थ्रू सलाइवा वो ज़्यादा होता है। तो ट्रांसमिटेड बाय ओरोफैरिंजियल कॉन्टैक्ट थ्रू इन्फेक्टेड सलाइवरी सिक्रीशन, मतलब कि जो पर्सन इन्फेक्टेड होता है एपिस्टीन बार वायरस से उनके सलाइवा के कांटेक्ट में आने पर जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें ये वायरस चला जाता है। तो एपिस्टीन बार वायरस बाइंड होता है रिसेप्टर CD21 और CR2 पे। ये रिसेप्टर जो होता है बेसिकली प्रेजेंट होते हैं बी सेल्स पे और फैरेंजियल एपिथेलियल सेल्स पे। उसके बाद इन्फेक्टेड बी सेल जो होता है वो बिकम इमॉर्टलाइज्ड हो जाता है और ये कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करता है पॉलीक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन। ये जो पॉलीक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन है वो एक्ट एज ए ऑटो एंटीबॉडीज़ की तरह काम करता है। एग्जाम्पल हेट्रोफाइल एंटीबॉडी टू सीप RBC। जो ऑटो एंटीबॉडी का मतलब कि ये होस्ट में जो है होस्ट के ही जो एंटीजन होते हैं सेल्फ एंटीजन उन्हीं के खिलाफ ये एक्ट करने लगता है और वहाँ पे वो डैमेज करने लगता है। तो इसके रिस्पॉन्स में बाई स्टैंडर्ड CD8 सेल जो होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और एटिपिकली अपीयर होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है वो परसिस्टेंट बना रहता है और ये फर्दर मैलिग्नेंट। लोग देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और किसिंग्स डिजीज। इसमें जो मेन सिम्टम होते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो होता है हेडेक, फीवर, मैलाइज मतलब कि मसल्स पेन होते हैं। उसके बाद फेरेंजाइटिस होता है। फेरेंजाइटिस जो होता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में वो एक्सूडेटिव टाइप होता है, लेकिन जो एक होता है इसकी तरह दिखने वाला मोनोन्यूक्लियोसिस लाइक सिंड्रोम होता है, उसमें जो एक्सूडेट होता है वो एक्सूडेट मतलब फेरेंजाइटिस जो होता है नॉन एक्सूडेटिव होता है। तो उसके बाद सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी इसमें सीन होता है। सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी जो होता है वो भी मोनोन्यूक्लियोसिस लाइक सिंड्रोम में नहीं सीन होता है। इसके अलावा रेसेस होता है। अगर कोई एम्पिसिलिन थेरेपी लेता है, अगर
वो पर्सन पहले से इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस उसको हुआ है तो एम्पिसिलिन थेरेपी देने के बाद उसमें रैशेस डेवलप हो जाते हैं, शरीर पे चकत्ते डेवलप होते हैं। और इसमें एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस CD8 सेल जो होते हैं वो एबनॉर्मल CD8 सेल देखा जा सकता है। एपिडेमियोलॉजी जो है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सारे देशों में पाया जाता है। और एज जो है इसके 2 पीक पाए, मतलब जो इन्फेक्शन होने के चांस जो है बेसिकली 2 स्टेज में होते हैं। एक अर्ली एपिडेमियोलॉजी जो है वो इसका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एज जो होता है अर्ली चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट पीरियड में होता है। एडोलसेंट पीरियड में थोड़ी इसकी होने के चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंटल नेचर होता है एडोलसेंट का, और क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट की वजह से होता है, जिसमें वो लोग इंटीमेट होते हैं, किस करते हैं। प्रीवलेंस जो होता है उसमें प्रीवलेंस है कि कॉमन है ऑल पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, मतलब दुनिया में हर जगह पाई जाती है। और जो मोर देन 90% ऑफ एडल्ट होते हैं वो सीरो पॉजिटिव होते हैं, मतलब उनमें एंटीजन और एंटीबॉडी फॉर एपिस्टिन वायरस डिटेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसमिशन जो है सेलाइवरी कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू भी हो सकता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो होता है वो एसिम्प्टोमेटिक सीरो पॉजिटिव इंडिविजुअल होते हैं जिनके सेलाइवा में वायरस सेट होता है इन ओरोफैरिंजियल सेक्रेशन। तो हम लोग देखेंगे लैब डायग्नोसिस क्या होता है, कैसे होता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का। तो इसमें क्योंकि ये एक वायरल डिजीज़ है तो इसमें एंटीजन एंटीबॉडी या न्यूक्लियर मटेरियल को देख के ही हम लोग वायरल का जो डिटेक्शन कर सकते हैं। तो एंटीबॉडी डिटेक्शन में आता है 2 ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें एक होता है नॉन स्पेसिफिक हेट्रोफाइल एंटीबॉडी डिटेक्शन, जिसके अंदर पॉल बनेल टेस्ट होता है, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है, मोनोस्पॉट टेस्ट होता है। पॉल बनेल टेस्ट में जो पॉल बनेल टेस्ट होता है वो ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है और ये डिटेक्ट करता है हेट्रोफाइल एंटीजन बाय यूजिंग CRBC। और डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन टेस्ट और मोनोस्पॉट टेस्ट जो होता है वो कंफर्म करता है पॉल बनेल टेस्ट के रिजल्ट को। उसके बाद स्पेसिफिक एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए होता है बाई एलिसा के थ्रू कर सकते हैं या इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें एंटीबॉडी टू वायरल कैप्सिड एंटीजन डिटेक्ट करते हैं। अगर वायरल कैप्सिड एंटीजन के अगेंस्ट IgM एंटीबॉडी डेवलप है तो मतलब कि करंट इन्फेक्शन है, और अगर IgG एंटीबॉडी डिटेक्ट होता है तो मतलब पास्ट इन्फेक्शन है, और इम्यूनिटी शो करता है कि पर्सन जो है उसको पहले से इन्फेक्शन हो चुका था और वो अभी वो इम्यूनाइज्ड है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए। उसके अलावा एंटीबॉडी टू अर्ली एंटीजन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसको EA से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंडिकेट करता है करंट वायरल रेप्लिकेशन को और एलिवेट होता है पेशेंट में विथ बर्किट लिम्फोमा एंड नाइजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। मतलब जो अर्ली एंटीजन है वो करंट
वायरल इन्फेक्शन को शो करता है कि अभी वायरल का इन्फेक्शन जो है वो इंडिविजुअल में या पेशेंट में प्रेजेंट है, और ये ज़्यादा राइज होता है बर्किट लिम्फोमा के केस में और नाइजोफेरेंजियल कार्सिनोमा के केस में। इसके अलावा एंटीबॉडी टू एपिस्टिन वायरस न्यूक्लियर एंटीजन, ये अगर इसका टाइटर जो होता है वो नॉर्मल वैल्यू से 4 टाइम्स राइज हो जाए, मतलब 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये सजेस्ट करता है कि अभी करंट में उस पेशेंट को इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है। अदरवाइज अगर 4 गुना से कम है तो ये पास्ट इन्फेक्शन को मतलब बताता है कि पास्ट इन्फेक्शन हुआ है, मतलब पर्सन को पहले वो इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस हो चुका है। तो एंटीबॉडी डिटेक्शन जो होता है बेसिकली उसको 2 पार्ट में किया जाता है। हम लोग देखेंगे अदर मेथड ऑफ डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, जिसमें एक आता है कि मॉलिकुलर मेथड में डिटेक्शन ऑफ एपिस्टिन बार वायरस डीएनए किया जाता है जो बाई पीसीआर के थ्रू, और एपिस्टिन बार वायरस इनकोडेड स्मॉल आरएनए का एनालिसिस किया जाता है बाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर से, या रियल टाइम पीसीआर करते हैं टू डिटेक्ट वायरल लोड एंड टारगेटेड जीन होता है इसमें BAMH1W एंड EBNA1 एंड LAMP होता है, इसमें टारगेटेड जीन होता है जिसको हम लोग रियल टाइम पीसीआर के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। मॉलिकुलर डायग्नोसिस या जो होता है इससे जो होता है पेशेंट की जो प्रोग्नोसिस जो होती है और डायग्नोसिस दोनों के बारे में पता चलता है। मतलब उससे अगर वायरल लोड ज़्यादा होगा तो जो डीएनए होता है वो ज़्यादा होगा पेशेंट के सीरम में या सैंपल में, तो इससे ये पता चलता है कि उसकी जो सीवियरिटी है डिजीज़ की ज़्यादा है और इन्फेक्शन फैलने के चांस उस पर्सन से ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एपिस्टिन बार वायरस एंटीजन का भी डिटेक्ट कर सकते हैं बाई डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक के थ्रू, जिसको शार्ट में IFA कहते हैं। और ट्रीटमेंट पार्ट जो है इसमें एनाल्जेसिक्स का यूज किया जाता है। एनाल्जेसिक जो होता है वो इसमें सपोर्टिंग मेथड है, ये इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है बट सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। एसाइक्लोविर का यूज किया जा सकता है। एसाइक्लोविर जो होता है यूजफुल होता है फॉर ट्रीटमेंट जो है उसमें एनाल्जेसिक है, एसाइक्लोविर है, एंटीबॉडी टू CD20 है। एनाल्जेसिक जो होता है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। एसाइक्लोविर यूजफुल है ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया एंड रिड्यूस करता है वायरस शेडिंग को, बट इसका कोई इम्पेक्ट नहीं होता है इमोर्टलाइज बी सेल्स पे, वो तो बने रहते हैं और कंटिन्यूसली पॉलीक्लोनल इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोड्यूस करते रहते हैं। एंटीबॉडी टू CD20 जो होता है रिटोक्सिमेब, ये सम केस मतलब कुछ केस में हेल्पफुल होता है टू कंट्रोल डिजीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।